Hello students, this is the fourth lecture of electrostatics and in this lecture we will start with इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो आज का जो लेक्चर है ना, ये तो एकदम पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है और ऐसा सा कंटेंट भी है जो हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है. राइट, 10th वाला बहुत सारा देखा होगा शायद. ऐसा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा है 10th में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसा कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी पहले हम लोगों ने पढ़ा है. तो वही जस्ट थियरी आज कंटेंट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए एक डायग्राम को पहले समझो तो फिर बहुत इजीली हमको ये इतना बड़ा जो थियरी लिखा है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. देखो एक एग्जांपल, सपोज अ चार्ज Q. राइट, एक स्मॉल q मैंने चार्ज एज्यूम किया है. समझो ये पॉजिटिव चार्ज. राइट, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव. आंसर देने का. राइट, ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. ओके, तो जैसे हमको ऑलरेडी मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, मालूम है तुमको ये, और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है. मालूम है सबको ये चीज. पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता कैसे वो भी देख लो. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्ट्रेट लाइंस रहता है, ऐसा स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में रहता है. मैग्नेटिक फील्ड अलग रहता है, उसका शेप वगैरह अलग रहेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे कैसा? स्ट्रेट लाइंस. ये एरो दिख रहा है, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज से निकल रहा है कि यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है? निकल रहा है ना यहाँ से. देखो, तो ऐसा बोल सकते हैं कि देखो ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है वो जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू ना. प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ऐसा जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए ना, ये एक रीजन बनता है. दिख रहा है एक सर्कुलर रीजन है ना, ऐसा कुछ. ये क्या बना रहा हूं मैं ऐसा, अभी पूरा तो कंप्लीट नहीं करना है और ड्राइंग नहीं सिखा रहा हूं. समझ लो ये पार्ट क्या है? ये हमारा एक रीजन मालूम है ना, एक पर्टिकुलर थोड़ा सा जगह ऐसा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये एक टाइप का रीजन है, या फिर इसको स्पेस भी बोल सकते हैं हम. स्पेस ना, जगह थोड़ा आजू बाजू. राइट, तो रीजन बोलो या फिर स्पेस बोलो, दोनों चल जाएगा, तुम्हारी मर्जी. तो चलो मैं यहाँ पे स्पेस लिख देता हूँ टेक्स्ट बुक के हिसाब से. यहाँ पे स्पेस. राइट, रीजन लिखेंगे तो भी चलेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस. स्पेस ये जो है ये किसके आजू बाजू का स्पेस है? चार्ज ना, चार्ज के आजू बाजू है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस सराउंडिंग किसको? चार्ज ना. चार्ज मूविंग चार्ज है कि रुका हुआ चार्ज है? स्टैटिक चार्ज है क्या मूविंग चार्ज है? स्टैटिक. तो द रीजन या फिर द स्पेस सराउंडिंग द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज. राइट, अब ये ऐसा स्पेस है. देखो, ये स्पेस का एक स्पेशलिटी तुमको बताता हूं. यहाँ पे सुनो, अगर समझो मैंने एक चार्ज को जो बहुत दूर है, समझो इसके रीजन में नहीं है, इसके स्पेस में नहीं है, इसको ये चार्ज को इसके मैंने स्पेस में एंटर दिला दिया. देखो समझो ऐसा एंट्री कर दिया इस पे. ये दिख रहा है चार्ज. ये चार्ज अब किसके रीजन के अंदर आ गया? कैपिटल क्यू के सराउंडिंग में आ गया ना वहां पे. तो जैसे ही ये समझो, ये भी एज्यूम करते कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है. अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये अच्छा दोनों सेम दिख रहा है, तो चलो कुछ नेम कर लेते. Q1 ले लेते, पॉजिटिव Q1. राइट, अगर पॉजिटिव Q1 चार्ज ये चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आता है, ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो बोलो ये जैसे ही प्लस Q1 चार्ज इसके रीजन के अंदर आ गया तो क्या होने वाला है? जैसे ये प्लस Q1 चार्ज इसके रीजन के अंदर आ जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, क्या होगा वहां पे? रिपल्शन की अट्रैक्शन. देखो ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव. मैं बोल रहा हूं कि ये चार्ज ये पोजीशन पे आ गया तो क्या होगा? रिपल्शन. ऑब्वियस है कि ये प्लस क्यू चार्ज इसको रिपल करने का ट्राई करेगा. मींस फोर्स हो रहा है ना, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बताओ? एक्सर्ट कौन कर रहा है? एक्सर्ट मींस दे रहा है फोर्स. कौन फोर्स दे रहा है? प्लस क्यू. कौन एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को? प्लस Q1. समझा? यहाँ पे पॉइंट सुनो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या? एक स्पेस है, या फिर बोल सकते हैं इज अ रीजन. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस और अ रीजन सराउंडिंग अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज. किसके सराउंडिंग में है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज. और ये एक ऐसा रीजन है जहां पे क्या हो सकता है? जहां पे कोई दूसरा चार्ज अगर आया तो उसको क्या एक्सपीरियंस होने वाला है? फोर्स. राइट, वेयर देखो यहाँ पे लिखा है वेयर इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस. जहां पे हम लोग ये प्लस क्यू चार्ज का क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं. या फिर आप बोल सकते हो जहां पे अगर इसके रीजन में कोई एक दूसरा चार्ज आया तो वो चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. फिर से पॉइंट सुनो, इतना इजी नहीं. देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस. राइट, सराउंडिंग द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इट्स. देखो पॉइंट सुनो, इट्स मींस इसका प्लस क्यू. राइट, वेयर इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड. वो रीजन में हम लोग ये प्लस क्यू चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ये कहें. और एक और चीज देखो यहाँ पे लिखा भी रहेगा. हाँ, और वेयर यूनिट मतलब क्या? समझो ये चार्ज का आंसर जो है वो 1 कूलम है. कितना है?
कूलम मालूम है ना तुमको, कूलम क्या है? कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, राइट, वेयर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने 1 कूलम का चार्ज को यहाँ पे लाके रख दिया, देखो ये पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मैंने बनाया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बाहर है? अंदर है, तो फिर ऑब्वियस से फोर्स लगने वाला है। फोर्स किस पे लगेगा? Q1 पे ना, Q1 फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। ओके, तो अब पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया। एक लास्ट टाइम रिकैप करता हूँ, जरा ध्यान दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये थियरी वेरी ध्यान मत दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो वर्ड्स पे ध्यान दो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बात तो ये रीजन है या तो स्पेस, राइट। ये किसको सराउंड कर रहा है? सराउंडिंग अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये एक ऐसा स्पेस है जहां पे क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है, वेयर इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, राइट। और एक और पॉइंट, वेयर, और हाँ, और क्या आगे एक और पॉइंट, और वेयर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। समझा पॉइंट? 4 पॉइंट को मिला के आपका डेफिनेशन बना है वहां पे। एक फुल एक साथ बोलता हूं, जरा ध्यान दो। डायग्राम में देखो, ये तो अपने आप याद हो गया, बहुत इजी है। डायग्राम में देखो, डायग्राम सबको समझ में आता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट, where its force can be experienced or where another unit positive charge experiences a force। समझा पॉइंट? एकदम इजी है। बोलेंगे एक बार, ट्राई तो कर सकते, राइट। बीच में अटके तो मैं हेल्प करेगा। स्टार्ट करो, 1 2 3 स्टार्ट। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज where its force can be experienced or where another unit positive charge experiences a force। हो गया, याद हो गया हमको, तुम समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, एकदम इजी, राइट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है वो देखते हैं। समझा इलेक्ट्रिक फील्ड सबको क्या है? चलो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, चलो यहां से समझाने का मैं ट्राई करता हूं। देखो, और किधर है क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? नहीं, यहीं पे। चलो देखो, इधर ही देखो। समझो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में कुछ बता रहा हूं मैं तुमको। समझो एक प्लेट है हमारे पास, एक प्लेट है यहाँ पे और एक प्लेट यहाँ पे भी है, राइट। 2 प्लेट है, 2 पैरेलल प्लेट्स है। एक प्लेट पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, राइट। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और दूसरे प्लेट पे पूरा नेगेटिव चार्ज है। ऐसा मैं अंदर बनाया, कहीं भी बना सकते, बाहर अंदर कहीं बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा प्लेट कैसा है? अब वो ये मत पूछो चार्ज आया कैसे, वो हमारा काम नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हमको तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ना है। तो देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या रहता है। देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में जाता है। इतना याद रखो, पॉजिटिव से निकलेगा और कहां पे जाएगा? नेगेटिव। ऐसा ही रहेगा। ये दिख रहा है? तो ये जो मैंने एरो बनाया ना, एरो, ये एरो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक। सब एरो को मिला के मैं बात कर रहा हूं, सब एरो को। इसमें से जो एक एरो रहेगा ना, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। समझा क्या? सब क्या है, पूरा मिला दिया तो क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, लेकिन एक को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। स्पेशलिटी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ। समझा भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? देखो ना, नाम ही है इलेक्ट्रिक लाइन। लाइन नहीं दिख रहा तुमको? वो लाइन ऑफ फोर्स, ऐसा। चलो अब थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में बता दो। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो तुमको मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है क्या। थोड़ा और कुछ स्पेशलिटी देखो। एक बात बताओ कि वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहां से निकला था? पॉजिटिव से निकला ना, और कहां पे गया? नेगेटिव साइड में गया, मतलब नेगेटिव चार्ज के साइड में गया। तो समझो, एज्यूम करते कि ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये है ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एक ही, राइट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को। डिफाइन में याद तुमको, देखो ये तो बहुत इजीली याद होएगा अगर तुमको कंसेप्ट याद समझा तो। पॉइंट सुनो, अगर समझो मैंने कहीं एक बाहर से एक चार्ज लाया +Q1, प्लस Q लेके आया। समझो चार्ज, एक चार्ज मेरे पास क्या चार्ज है? +Q। ये +Q चार्ज मैंने कहीं से भी लाया, मेरे को उससे मतलब नहीं, बाहर से लेके आया और बराबर ये लाइन पे लाके मैंने रख दिया। ये दिख रहा है कहां पे लाके रख दिया मैंने? लाइन ऑफ फोर्स पे लाके रख दिया। बताओ तुम्हारे हिसाब से, अब इसे आंसर आना चाहिए, बहुत एकदम सिंपल सा आंसर, राइट, आंसर आना चाहिए। मैंने +Q चार्ज को कहीं से तो लेके आया और लाइन ऑफ फोर्स पे लाके रख दिया। अब क्वेश्चन का आंसर दो, ये +Q वाला चार्ज प्लस के पास जाएगा कि माइनस के पास जाएगा? माइनस है, बट ऑब्वियस आंसर माइनस के। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, और लाइक चार्ज तो रिपल करते हैं, ये सबको मालूम है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने +Q वाला चार्ज को लाके लाइन ऑफ फोर्स पे रख दिया, तो ये +Q वाला चार्ज किधर ट्रैवल करेगा? कौन से डायरेक्शन में? माइनस वाले डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ऐसा ट्रैवल कर रहा है ना, बन गया डिफाइन। देखो पॉइंट सुनो क्या है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, डिफाइन पे ध्यान मत दो, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो कि डिफाइन अपने आप समझना, पढ़ेंगे तो नहीं समझेगा। देखो ये ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये ना, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक पाथ है, पाथ, PATH, रास्ता, राइट। किसका रास्ता है? एक ऐसा पाथ है जहां से कौन ट्रेवल करने वाला है?
ये चार्ज ना, ये चार्ज को मैं चलो 1 कूलम का चार्ज अज्यूम कर लेता हूं ना, चलेगा। 1 कूलम चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट दिख रहा है और पॉजिटिव लिखा है मैंने, यूनिट मानो, यूनिट मतलब 1। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है क्या? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज अ पाथ ना, पाथ along which यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स, राइट। कौन मूव हो रहा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कभी अपने आप मूव होएगा क्या? नहीं, पहले तुमको चार्ज को लाके वहां पे रखना पड़ेगा। व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पार्ट मालूम है, ये जो एक लाइन है, क्या ये एक लाइन था क्या? एक्चुअल में याद है मैंने बनाया था, बहुत सारा लाइन था ना, उसमें से मैंने एक लाइन लिया है। पॉइंट समझा? पॉइंट जरा फिर से सुनो, 3 पॉइंट से मिलकर तुम्हारा डिफाइन बनेगा। सुनो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्चुअल में है क्या? एक पाथ, पाथ, राइट, पाथ है। अच्छा, ये पाथ किसके लिए पाथ है? ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए पाथ है ना, along which यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स। और बताने की जरूरत नहीं है किधर मूव होएगा, तुमको मालूम है कहां पे, नेगेटिव चार्ज के साइड में मूव होने वाला, राइट। along which द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स। अच्छा, कभी मूव होगा? जब तुम लोग वो चार्ज को लाके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना। अब बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम लोगों ने लाइन ऑफ फोर्स पे रखा, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स पे रखा, लेकिन एक लाइन ऑफ फोर्स थोड़ी था वहां पे, उधर तो बहुत सारा लाइन ऑफ फोर्स था, तुमने एक पे लाके रखा। समझा पॉइंट क्या है? चलो, तो मैं एक बार पूरा डिफाइन बोलता हूँ, जरा ध्यान से सुनो क्या है। हम लोग क्या पढ़े, बताओ क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ पाथ along which the unit positive charge moves, कभी when kept in the electric field, या फिर तुम लोग बोल सकते हैं when kept, अगर when kept on line of force बना थोड़ा अलग, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही, मतलब उसके आंसर में ही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा मत करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो ज्यादा बेटर है, राइट। when kept in the electric field, एक बार बोलता हूं फिर तुमको बोलना पड़ेगा, ध्यान दो, पॉइंट सुनो। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ पाथ along which the unit positive charge moves when kept in the electric field। इजी है ना? बोलो, स्टार्ट करो, बोलो क्या था, बोलो। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ पाथ along which the unit positive charge moves when kept in the electric field। हो गया, याद हो गया, तो बहुत इजी था, राइट। समझा? एकदम इजी है। पहला वाला याद है क्या? बोलेंगे एक बार, जरा बोलो क्या था, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक देखने का नहीं है वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द space surrounding the static electric charge where its force can be experienced or where another unit positive charge experiences a force। ये क्या था बताओ? Electric lines of force is the path along which the unit positive charge moves when kept in the electric field। हो गया यार, एकदम सिंपल, राइट। चलो, ये भी हो गया। ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाने का, वो तुमको जो समझाने के लिए था डायग्राम, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये तो ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ा है हम लोग ने 10th में, फिर भी एक बार चलो याद करा दूंगा मैं तुमको। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी तो पहले बता दिया मैंने। लाइन ऑफ फोर्स कहां से स्टार्ट होता है, कौन से चार्ज से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव। और कहां पे टर्मिनेट होता है? टर्मिनेट होता है, खत्म होता है, नेगेटिव चार्ज। ये हमको पहले से मालूम है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। बहुत इजी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। समझा ना पॉइंट क्या है? मैं डायरेक्ट पूरा 6 का 6 पॉइंट तुमको एक साथ पूछेगा, तो पहले से पढ़ते रहो। पॉइंट याद रखो, पहला पॉइंट में ये बताने का किधर स्टार्ट होता है, किधर एंड होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट सुनो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना, ये कभी भी कंडक्टर से पास नहीं, कंडक्टर मालूम है जिसमें से करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी कंडक्टर के थ्रू आर पार नहीं हो सकता है, लेकिन इंसुलेटर से आर पार होता है, राइट। कंडक्टर से आर पार क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन है क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो सिंपल सा एग्जांपल, देखो एज्यूम करते कि ये मेरे हाथ में जो पेपर है, एज्यूम करो ये कंडक्टर, राइट। ये समझो कुछ लोखंड का एक शीट है, आयरन का एक शीट, राइट। अगर यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आया, समझो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये कभी भी ये आयरन के शीट को पार करके नहीं जा सकता है। समझो लॉजिक क्या है? कभी भी इसको पार करके नहीं जा सकता। इसका रीजन है, रीजन पता है क्या? देखो रीजन तुम्हारे सामने बोर्ड पे ही है। आयरन का शीट है ना, राइट ना, कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा चार्ज? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव की पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा चार्ज? नेगेटिव ना। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज रहता है, मालूम है ना तुमको, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो क्योंकि ये कंडक्टर जो शीट है इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, और हमारा जो लाइन ऑफ फोर्स वो कहां से निकला है बताओ? वो लाइन पॉजिटिव से निकला है, तो खत्म किधर होएगा? इधर ही खत्म हो जाए, इसके पार जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज। समझा रीजन क्या है? रीजन है हर एक चीज के पीछे। तो हमने पॉइंट नंबर 2 में क्या देखा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। रीजन है बिकॉज देयर आर फ्री चार्ज अवेलेबल है, जैसा पॉइंट रहेगा वैसा लिख सकते। क्या लिखा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, एक ही बात, राइट। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, लेकिन वो कहां से पास हो सकता है? इंसुलेटर, बट कैन पास थ्रू इंसुलेटर। बहुत इजी पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट याद है?
बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज. सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर बिकॉज, रीजन है ना, बिकॉज एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बट कैन पास थ्रू इंसुलेटर. चलो वो भी हो गया. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. हाँ चलो ये थोड़ा समझाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में. देखो तो डायग्राम से समझ में आता है, आधा फिजिक्स तो तुमको डायग्राम में ही समझ में आ जाएगा. देखो तो चलो वो लास्ट में रब कर देंगे. अभी ये थर्ड पॉइंट समझा रहा हूँ, जरा ध्यान दो. समझो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, राइट. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अगर मैं इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊँ ना, तो नेगेटिव, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर कर्व वगैरह नहीं होता है यहाँ पे, फिर भी देख लो. अगर मैं समझो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ समझो हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, तो एक बात बताओ, बीच में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा क्या ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा? ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा क्या बीच में ज्यादा रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव, जहां से निकला और जहां पे टर्मिनेट हुआ उधर ज्यादा रहेगा ना. और यहां पे बहुत दूर दूर रहेगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. मालूम है तुमको लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. यहां पे देखो ज्यादा क्राउड है, दिख रहा है यहाँ पे क्राउडेड, समझ में आता है, गर्दी ज्यादा, उसको बोलते हैं ना क्राउडेड. यहां से रहेगा ना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ पे गर्दी बहुत ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का. सेम इधर भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आके. मालूम है ना तुमको ये चीज, बताया था अभी, नेगेटिव पे आके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड होता है. अगर यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके एंड हुआ, मींस क्राउड कहां पे ज्यादा, देखो क्राउड मींस गर्दी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का यहाँ पे ज्यादा है ना, और यहाँ पे ज्यादा है, राइट. और बीच में दूर दूर सेपरेटेड रहेगा, ऐसा दूर दूर रहेगा, समझा? ऐसा समझ में आ रहा? इसको बोलते हैं वाइडली सेपरेटेड. क्या बोलते हैं? वाइडली, दूर दूर है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उसको बोलेंगे वाइडली. दो वर्ड याद रखो बस, बहुत इजी. देखो जहां पे लाइन ऑफ फोर्स बहुत दूर दूर है, वो वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब वो जो वो स्टेटमेंट हमारे उसमें एक पॉइंट ऐड होएगा, वाइडली सेपरेटेड. जब दूर दूर रहेगा तो क्या बोलेंगे? वाइडली सेपरेटेड. और जहां बहुत दिख रहा है एकदम ज्यादा क्राउड है, उसको बोलते हैं क्राउडेड. सिंपल ना, क्राउडेड, वाइडली सेपरेटेड, ये दो वर्ड तो याद रहेगा, राइट. चलो देख इसके बारे में कुछ बता दूं. जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का क्राउड ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहता है. इंटेंसिटी में आता है तीव्रता, बराबर, इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा कहां पे रहेगा? जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का क्राउड ज्यादा है, राइट. और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम कहां पे रहेगा? जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वाइडली सेपरेटेड है. फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान दो, दो पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं. क्राउडेड के लिए अलग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वाइडली सेपरेटेड के लिए अलग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जिधर क्राउड ज्यादा है उधर क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जहां पे ज्यादा है, मींस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का क्राउड जहां पे ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जहां पे वाइडली सेपरेटेड है, वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम. यही तो पॉइंट है, यही पॉइंट है. देखो पढ़ो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड, क्राउडेड है एक जगह पे ना, आर क्राउडेड इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज हाई. यही तो बताया मैंने, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्राउडेड रहेगा वो रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हाई रहने वाला है, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वाइडली सेपरेटेड रहेगा उस रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लो रहेगा. यही तो पॉइंट है ना. चलो मैं पॉइंट बोलता हूं, जरा ध्यान दो. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज हाई, एंड electric lines of force are widely separated in the region where electric intensity is low. दो चीज देखो, crowded in the region, widely separated. crowded में electric intensity high, widely separated में electric intensity low. देखो अब बड़ा बड़ा स्टेटमेंट तो आएगा, साइंस पढ़ रहे, छोटा मोटा भूल जाओ यहाँ पे, राइट. समझा पॉइंट क्या है? बोल सकते एक बार मैं बोलता हूँ, चलो उसके बाद तुमको बोलना है. पॉइंट सुनो. इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर क्राउडेड इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज high and widely separated in the region where electric intensity is low. समझा पॉइंट? बोल सकते हैं, बोलो जरा बताओ. 1 2 3 स्टार्ट. बोलो. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज हाई एंड वाइडली सेपरेटेड इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लो. इजी एकदम, राइट, बहुत इजी है. पहला पॉइंट हमको मालूम है पॉजिटिव निकला, नेगेटिव पे एंड हुआ. सेकंड पॉइंट भी हमको मालूम है कि ये कंडक्टर से पास नहीं हो सकता क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इंसुलेटर से पास हो सकता है. ये समझा ना. थर्ड वाला पॉइंट क्या था? ओके चलो फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करते हैं. फोर्थ पॉइंट भी एकदम इजी है. देखो फोर्थ पॉइंट भी, ये मेरे को लगता है ये सब कुछ तुमने 10th में पढ़ा है, लेकिन सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं है ना. 10th में पढ़ा है ना सब कुछ. ये सब पॉइंट तुमको 10th में था, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वगैरह में. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम रहता है. चलो फोर्थ पॉइंट तुमको समझा दूं मैं. देखो
फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि समझो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, कोई लाइन ऑफ फोर्स समझो ऐसा निकल रहा है, कोई लाइन ऑफ फोर्स ऐसा एक पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रहा है और बहुत दूर है नेगेटिव चार्ज, तो थोड़ा बहुत कर्व हो जाता है वहां पे। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, आप बोलेंगे सर ये तो है डायरेक्ट, ये थोड़ी डायरेक्शन रहता है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग रहता है। देखो समझो कोई एक ये तुम्हारा आपका लाइन ऑफ फोर्स, समझो ये दिख रहा है, ये लाइन ऑफ फोर्स, एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स में अगर समझो ये पॉइंट मैं एज्यूम करता हूं, राइट, ये वाला पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो बहुत इजी है, पढ़ा है 10th में सर्कल चैप्टर में टेंजेंट पढ़ा था ना, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। हाँ, तो कोई भी अगर तुमको कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, देखो हाँ पहले सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालने का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो बहुत इजी है डायरेक्ट टेंजेंट बनाने का। क्या बनाएंगे, टेंजेंट, तो जो बराबर है ना, ऐसे रहता है ना टेंजेंट, ऑलमोस्ट रहता है ना ऐसा ऐसा कुछ, हाँ, और अगर मैं रेडियस निकालूं तो परपेंडिकुलर आएगा उससे, राइट। तो अगर मैंने टेंजेंट बनाया तो देखो टेंजेंट कुछ तो डायरेक्शन बता रहा है ना, देखो ना टेंजेंट डायरेक्शन बता रहा है, टेंजेंट डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझा पॉइंट, एकदम इजी है, देखो हार्ड नहीं है। मेरा काम क्या है पहले सुनो, मुझे एक पर्टिकुलर, देखो समझो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे तो मैंने एक ही बनाया, ऐसा बहुत सारा रहेगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो क्या बनाएंगे, टेंजेंट। टेंजेंट किसका डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, समझा। एक फिर से पॉइंट सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो क्या बनाओ, टेंजेंट, राइट। देखो तो एक्चुअल में यहां पे हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं ना अपन इसको, राइट, जो यहाँ पे एक्चुअल में जो रहता है ना परपेंडिकुलर या फिर टेंजेंट। देखो अगर समझो यहाँ पर्टिकुलर रेडियस वगैरह रहेगा, एक यहाँ पे ना पॉइंट में एक्चुअल में यहाँ पे टेंजेंट आना चाहिए, परपेंडिकुलर बोलेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ पे टेंजेंट याद रखो, हाँ, समझा, बताने के टाइम में बताया था तुमको क्या रहता है वो टेंजेंट, द टेंजेंट, हाँ, क्योंकि टेंजेंट प्रॉपर है, परपेंडिकुलर ठीक है इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट टेंजेंट याद रखो, राइट। तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं तो वो टेंजेंट किसका डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो पॉइंट देखो एकदम सुनो, एकदम इजी है, सुनो, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, किधर भी बना सकते हैं हम लोग, अगर नहीं दिख रहा तो एटलीस्ट पॉइंट सुनो, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, लेकिन वो एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए। तो बाहर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं बाहर, तो समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट होना चाहिए, राइट। The tangent drawn at any point inside the electric field gives the direction of electric field, यही तो पॉइंट है। फिर से सुना, the tangent drawn at, किधर ड्रॉ किया मैंने, any point, लेकिन वो पॉइंट किधर होना चाहिए, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। the tangent drawn at any point inside the electric field gives, क्या देता है, gives द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो पॉइंट है, देखो यही तो लिखा है, वही तो है, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ एक पॉइंट है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, हाँ ये वाले पॉइंट पे। अगर सोचो मुझे ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का है, तो अगर मैं यहां से टेंजेंट बनाऊं तो उसका डायरेक्शन अलग है, बताना पड़ेगा ना, हर टेंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग रहेगा, तो बताना पड़ेगा एट दैट पॉइंट। एक लास्ट टाइम पूरा पॉइंट सुनो जरा ध्यान से एकदम अच्छे से, देखो, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट inside the electric field gives the direction of electric field at that point, जो पॉइंट पे बना रहे वो पॉइंट पे ना, समझा है। बोलो जरा, बोलो क्या था, बताओ, 1 2 3 स्टार्ट, बोलो। The tangent drawn at any point inside the electric field gives the direction of electric field at that point, सिंपल है, राइट। तो चारों पॉइंट हमारा हो गया। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट ध्यान दो। फिफ्थ पॉइंट ऐसा है कि ये तो तुमको ऑलरेडी मालूम है, कभी भी लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ये तुमको मालूम है ना, राइट। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सिंपल है ना पॉइंट। इलेक्ट्रिक, ये पढ़ा है 10th में, कभी भी लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं, चाहे वो मैग्नेटिक रहने दो, इलेक्ट्रिक रहने दो, कुछ भी, राइट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट या फिर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ये थोड़ी याद कराऊंगा तुमको, ये तो ईजी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि हाँ ये सबसे मेन पॉइंट है, ये तुम्हारे 10th में ये पॉइंट नहीं था, राइट, ये मैंने बनाया पॉइंट है, ध्यान दो क्या है। एक्चुअली जो भी हम लोग पढ़ते ना, ये सब क्या है, ये एक टाइप का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, राइट। किसी ने देखा नहीं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
समझा है? ये हम लोग इमेजिन करते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए, इससे हमारा थोड़ा फिजिक्स थोड़ा इजी हो जाता है, बस और कुछ नहीं, राइट? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? ये प्योरली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। क्या है? इट इज अ प्योरली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि मैटर का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, राइट? सॉलिड है ना, गैस फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाया ऐसा, जिससे हमारा फिजिक्स पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है, राइट? किसी ने देखा नहीं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझा है? एक्सपीरियंस किया है बस, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस किया है बस, समझा पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्योरली अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। एक ज्योमेट्री है ना, टेंजेंट विंजेंट आया देखो ना, इज प्योरली अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। समझा पॉइंट? देखो वही तो है ना, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। सिंपल, एक रिपीट करता हूं, फिर से बोलना पड़ेगा। देखो पॉइंट सुनो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ प्योरली अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। बहुत सिंपल पॉइंट है, खाली क्या याद रखो? ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, फिजिकल एग्जिस्टेंस, राइट? सिंपल, राइट? पूरा याद है पॉइंट? एक रिकैप मार देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा हम लोगों ने? पॉजिटिव से निकलता है लाइन ऑफ फोर्स और कहां पे एंड होता है? नेगेटिव। सेकंड पॉइंट में हमने ये देखा कि ये कंडक्टर से पास नहीं होता, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इंसुलेटर से पास होता है। फिर थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि ये क्राउडेड वो रीजन में है जहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है, और वाइडली सेपरेटेड वो रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लो है, राइट? फिर फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करो, लेकिन कंडीशन है वो पॉइंट किसके अंदर होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो वो टैंजेंट तुमको किसका डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। फिर पॉइंट नंबर 4 में, ये तो पॉइंट नंबर 5 तो बहुत इजी है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर ये लास्ट वाला पॉइंट में याद है क्या था? ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बताओ क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज प्योरली अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बहुत इजी, राइट? आई थिंक पूरा का पूरा A to Z सब याद है। मैं तुमको बीच में कोई पॉइंट पूछेगा, याद होना चाहिए सब कुछ। ओके, आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये सब कुछ नया नया चीज है तुम्हारे लिए, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो बताता हूँ तुमको इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। तो चलो इधर से देखते हैं डायग्राम। हाँ, स्पेस है, चलो इधर बता दो। देखो ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है, वो प्लस Q1 लो, जो भी रहे तुम्हारी मर्जी। नेगेटिव चार्ज, ये दिख रहा है दो चार्ज तुमको, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये दोनों चार्ज को अगर मैंने एक साथ देखा ना, ऐसा ये दिख रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर मैं एक साथ देख रहा हूं, बताओ कितना पोल्स है? पोल कितना है? दो ना, दो मीन्स डाय पोल। समझ में आ रहा है क्या बता रहा मैं? डाय देखो ना, डाय मीन्स दो रहता है ना, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव, डाय पोल्स मतलब समझ में आता है ना, अपोजिट एंड्स, डायपोल। समझा डायपोल क्या है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? ये 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है ये? 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस। मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड समझ में आता है? अगर मैं इसको 2 कूलम का चार्ज लूं तो इसको भी क्या होना मांगता है? 2 कूलम भी रहना चाहिए, राइट? मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। लेकिन क्या नेचर सेम है? नेचर सेम है क्या? ये पॉजिटिव, वो नेगेटिव। समझा पॉइंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक डायपोल, पहली बात तो ये 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज है, राइट? 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। नेचर कैसा है? अपोजिट है। एक बात बताओ, क्या दोनों को चिपका के रखा है मैंने? ऐसा नहीं, बीच में, दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है ना, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। 4 पॉइंट से मिला के तुम्हारा डिफाइन बनेगा। समझा है? ध्यान सुना। इलेक्ट्रिक डायपोल, बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। दिख रहा है ना, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। नेचर अपोजिट है, देखो इधर रहेगा क्या? हाँ, बट अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। फोर्थ बन गया ना डिफाइन। समझा? 4 की पॉइंट याद रखो, राइट? पहला क्या है? 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस। सेकंड, सेम मैग्नीट्यूड। थर्ड, अपोजिट नेचर। फोर्थ, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। समझा? एक पूरा बोलता हूं, जरा ध्यान दो। क्या देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, बट दिखाएगा, हाँ बट लिखा है, बट अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। सिंपल है ना? बोल सकते एक बार? क्या एक बार बोलूं फिर से? चलो एक बार सुन लो, एक लास्ट टाइम। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। सिंपल तो है। बोलेंगे एक बार? बोलो 1 2 3 स्टार्ट। बोलो, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस
विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। सिंपल हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। अब पॉइंट सुनो, ध्यान दो, अगर ये +2 कूलम है और ये प्लस ही रहेगा ना, देखो ना नेचर, अगर ये +2 कूलम है और ये -2 कूलम है, बताओ टोटल चार्ज कितना है? +2 -2 टोटल कितना हुआ? अरे नहीं, मैथ्स नहीं आता है, +2 -2 कितना होता है? कैंसल, 0। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट समझ में आता है, नेट मींस टोटल, राइट। नेट लिखा है क्या? टोटल लिखा है, चलो ठीक है तुम्हारे लिए। अगर मैं टोटल चार्ज चेक करूं इलेक्ट्रिक डायपोल पे तो कितना मिलेगा बताओ तुमको? क्या इधर ही 0? हर डायपोल पे 0 मिलेगा। अगर समझो मैं यहाँ पे +3 कूलम लेता है तो बताओ इधर तुमको क्या लेना पड़ेगा? -3 लेना ही पड़ेगा, और कैंसिल फिर भी होने वाला 0, मतलब नेट चार्ज कितना रहेगा? 0। यहाँ पे कभी भी जाओ तुम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में, तुमको नेट चार्ज कितना मिलने वाला है? 0। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहने ही नहीं वाला है? ऐसा है क्या? नेट चार्ज 0 होने दो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव के साइड जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। क्या 0 हो सकता है? नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज, यही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0 है, बट द फील्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है, फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, बट द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज नॉट 0। फील्ड 0 कभी नहीं हो सकता है, चार्ज 0 हो सकता है। समझा पॉइंट क्या है? फिर से बोलो एक बार, क्या है? देखो, कौन सी चार्ज की बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल चार्ज नहीं देख रहे हैं हम लोग। इंडिविजुअल चार्ज देखा तो चार्ज है +2 कूलम -2 कूलम, लेकिन टोटल चार्ज देखा तो डायपोल पे 0। द टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज नॉट 0। समझा ना? इजी तो है। बोलो क्या बताओ? द टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0, बट द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज नॉट 0। इजी तो है, राइट ना? तो 2 पॉइंट समझाए क्या है? बोलो जरा, फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ 2 point इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। सिंपल एकदम, राइट। सेकंड बोलो, द टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0, बट द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज नॉट 0। यही ना पॉइंट, हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। समझा इलेक्ट्रिक डायपोल? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चलेगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। वेक्टर क्वांटिटी मालूम है ना सबको, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी रहना चाहिए और डायरेक्शन, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। चलो ठीक है, तो चलो इसके बारे में बताइए। तो मैथ्स है, तो सिंपल मैथड है, बहुत इजीली याद है। देखो, थियरी भी बाद में देखते हैं, पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला समझा, सब समझ में आएगा। सुनो, तो अगर मैं तुमको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताऊं तो देखो फॉर्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब P मींस क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो मैं डिफाइन बोल के मैथमेटिक्स बना रहा, ध्यान दो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट मालूम है, इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, राइट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डायपोल लेंथ। अब बोलेंगे सर ये कहां से आया डायपोल लेंथ? हमको कुछ नहीं मालूम। देखो डायपोल लेंथ तुमको बताता मैं, डायपोल लेंथ क्या है। देखो, तो अभी तक समझा है क्या तुमको? जो मैंने यहां तक पढ़ाया, कहां तक पढ़ाया? इलेक्ट्रिक डायपोल। समझा इलेक्ट्रिक डायपोल तक सब कुछ? अरे बोलो तो कुछ समझा है ना? हाँ, आना भी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता मैं, लास्ट है इतना ही। तो इलेक्ट्रिक डायपोल तक तुमको सब कुछ समझा है। एक बार रिकैप मारू, देखते हैं याद है कि नहीं तुमको। पूछू, क्वेश्चन आएगा ना जो बताया अभी तक? ओके, तो चलो फटाफट एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या था। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले मैं बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, याद है सबको? क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? स्पेस ना, सराउंडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस और वेयर अनदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मालूम है ना, 2 point इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मालूम है हमको, राइट। किधर चालू होता है? पॉजिटिव पे, और एंड कहाँ पे होता है? नेगेटिव। चलो अब मेन जो टॉपिक ये देखते हैं। हाँ, मैं तुमको ये पहले फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बता सकता, फॉर्मूला डायरेक्ट बताया कुछ नहीं समझेगा। देखो, पहले मैं तुमको सिखाता है डायपोल लेंथ मतलब क्या है। देखो, डायपोल लेंथ, मैं ये टॉपिक सिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ध्यान दो, समझो +Q1 चार्ज है, राइट। चार्ज कितना है? +Q1। एक और चार्ज है -Q2, +Q1 और -Q2। ये फर्स्ट चार्ज है, राइट, और ये क्या है? सेकेंड चार्ज है। समझा? 2 point चार्ज दिख रहा है क्या तुमको? 2 point चार्ज दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं ये दोनों को एक साथ पढ़ूं, अगर मैं दोनों को एक साथ लूं तो बोलो क्या बनता है?
बोलो, ये दोनों को एक साथ ले लिया, बताया तो था क्या बनता है, चार्ज जीरो बनता है। दोनों को एक साथ लिया तो क्या बोलेंगे, क्या इसको बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, दो पोल ना, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ध्यान दो, प्लस Q1 का सेंटर से लेके माइनस Q2 के सेंटर, सेंटर की बात कर रहा है, चार्ज का कुछ तो सेंटर रहेगा ना, ये चार्ज का भी कुछ तो सेंटर रहेगा। दोनों सेंटर के बीच में अगर मैं डिस्टेंस निकालूं ना, तो वो डिस्टेंस रहता है 2 टाइम्स L। क्या लेते हैं हम लोग उसको, 2 टाइम्स L। L समझ में आता है, L मींस लेंथ है, 2L। ये 2L किसका लेंथ है बताओ, किसका लेंथ है, डायपोल का लेंथ है ना, इसके लिए इसको बोलते हैं डायपोल लेंथ। समझे, डायपोल लेंथ। अगर कोई तुमको पूछा है व्हाट इज डायपोल लेंथ, तो आंसर क्या रहेगा, 2L। समझा, 2L क्या रहता है, 2L कैसे है वो भी सुन लो। देखो, सेंटर रहेगा ना कुछ तो, डायपोल कुछ तो सेंटर रहेगा, सेंटर के एक साइड स्मॉल l, राइट ना, ये लेंथ स्मॉल l, सेंटर के दूसरे साइड भी स्मॉल l, प्लस करो दोनों, कितना हो गया 2L। ऐसे ही आया 2L। समझा कैसा है, यही है। तो 2L समझ में आ गया, 2L मतलब क्या, डायपोल लेंथ। समझा, 2L इज द डायपोल लेंथ। बताओ अभी फॉर्मूला बता दिया अपने आप, तुम लोग मेरे को बताएंगे डिफाइन क्या है। देखो ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूं वर्ड्स एकदम ध्यान सुनो, कट टू कट सुनो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, राइट ना, इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड रहता है, चार्ज में डायरेक्शन नहीं रहता, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, मालूम ना तुमको। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बोलेंगे तो भी चलेगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोलेंगे तो भी चलेगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बोलो, मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, लेकिन बोलो चार्ज, राइट, एक्चुअल डिफाइन में चार्ज आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डायपोल लेंथ। 2L क्या है, अरे बताया ना अभी, 2L मतलब क्या, डायपोल लेंथ, हो गया, यही डिफाइन है। समझा, फिर से सुना, बोलो P का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डायपोल लेंथ। यही देखो, वही लिखा है मैंने ऊपर। ये काम करता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हटा देता हूं, क्योंकि समझा ना क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कभी पॉसिबल नहीं है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ही रहेगा ना। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज लिखता हूं, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डायपोल लेंथ ना, बराबर ना, डायपोल लेंथ। तो समझा फर्स्ट पॉइंट। अरे फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने मैथ से बना दिया इधर, तो देखो हाँ, फिर से बोलना पड़ेगा तुमको। बोलो, स्टार्ट करो, बोलो क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डायपोल लेंथ। वापस बोलो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डायपोल लेंथ। वापस बोलो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डायपोल लेंथ। क्यों बार बोल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफर्म आता है, 2 मार्क्स लगेगा, लेकिन कंफर्म क्वेश्चन आता ही इसके ऊपर, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है तो एग्जाम में। समझा ये कैसा है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला समझा तो पहला पॉइंट भी समझ गया, पहला पॉइंट वही तो जो तुम लोगों ने बोला अभी, समझा। अच्छा, अब आगे बताता हूँ, जरा ध्यान दो। जो देखो मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा है, मैं बात कर रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होना चाहिए, राइट, डायरेक्शन बताता हूं। देखो समझा, P क्या है, P मींस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ तो डायरेक्शन होना चाहिए, तो डायरेक्शन रहता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। दिख रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है ये, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P बार, ये P बार का वेक्टर है, समझो ये। समझा P बार क्या है, P बार एक वेक्टर, P मींस, P का नाम बताओ जरा वैसे क्या था, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कैसा क्वांटिटी है वो, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी होना चाहिए, डायरेक्ट कहां से, डायरेक्टेड, ये एक्सिस दिख रहा है, एक्सिस, ये एक्सिस होता है ना, ये इक्वेटर रहता है, मालूम है ऐसा, हाँ। तो डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, देखो किधर तो इधर है, क्या इधर है, टू पॉजिटिव चार्ज। फिर से पॉइंट सुना, देखो पॉइंट सुनो फिर समझ में आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड देखो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। समझा ना, एक लास्ट टाइम फिर सुनो, फिर तुमको बोलने का ध्यान दो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव। बोलने आएगा ना, इजी है ना, बोलेंगे ना, स्टार्ट कर, बोलो क्या था बताओ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। हो गया, समझा कैसा है, एकदम इजी। तो यही पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट याद है क्या, बोलो जरा बताओ क्या था फर्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। सेकंड बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अरे अभी तो पढ़ाया था, भूल गए जल्दी, बराबर ना। फॉर्मूला याद है, बोलो पी का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2L, समझा। चलो ऐसा यूनिट वगैरह बताता हूं मैं। Q बोलो क्या है, वैसे Q को क्या बोलते हैं हम लोग, Q क्या है, Q चार्ज है। चार्ज का यूनिट बताया तुमको मैंने, बोलो क्या रहता है चार्ज का यूनिट, कूलम, राइट। चार्ज का यूनिट कूलम रहता है, सबने मानो ना सबको, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम रहता है। चार्ज देखो मैं ऐसा, देखो ऐसा यूनिट अभी तक 10th में पढ़ा है ना तुम लोग ने, साइंस में पढ़ते नहीं ऐसा, साइंस में बनाते हैं हम लोग ऐसा यूनिट। ऐसा है, फॉर्मूला देख के ऐसा यूनिट बनता है, समझा। किससे बनता है ऐसा यूनिट, फॉर्मूले से। किसका ऐसा यूनिट चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में चार्ज आता है, चार्ज आता है ना, बोलो चार्ज का यूनिट कूलम। 2L करो, 3L करो, कितना भी L करो, L तो लेंथ ही रहेगा ना। लेंथ का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट मीटर, तो कूलम्ब मीटर बन गया ऐसा यूनिट, समझा। अरे नहीं मालूम है, लेंथ का यूनिट मीटर रहता है ना, तो मीटर, तो 2L के जगह पे मैंने मीटर लिखा, चार्ज की जगह पे क्या लिख दिया, कूलम। 2 नंबर नहीं यूज करते हैं कभी ऐसा यूनिट में, समझा। कूलम मीटर क्या है, कूलम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, समझा, एकदम इजी। चलो डायमेंशन नहीं कर, डायमेंशन वैसे मैंने तुमको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया नहीं है, तो ठीक है अभी समझ लो। कूलम जो है, कूलम का फॉर्मूला मालूम है तुमको क्या होता है, IT, सॉरी कूलम मींस चार्ज का यूनिट है ना, चार्ज। क्यू चार्ज का एक फॉर्मूला होता है I इंटू टी, अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर मेरा देखा रहेगा तो, राइट। उसमें मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज का एकदम डिटेल में बताया था। चार्ज का फॉर्मूला रहता है I इंटू टी। तो Q जो है देखो, या फिर तुमको मैं थोड़ा इजी बता दूं, डायमेंशन अभी धीरे धीरे सीखने स्टार्ट करो, मैं तुमको फर्स्ट चैप्टर भी जब सिखाएगा तो और डिटेल में बताएगा। कूलम का डायमेंशन, राइट, कूलम का डायमेंशन रहता है A1 T1। अब बोलेंगे सर कैसे आया ये, राइट। देखो A क्या है मालूम है, A यूनिट है करंट का, एम्पियर, पढ़ा ना 10th में। तो Q का फॉर्मूला क्या है, I। वैसे कूलम किसके जगह पे आया था, चार्ज की जगह पे ना। तो इधर देखो सिंपल है, फॉर्मूला से ऐसा यूनिट बनता है, फॉर्मूला से डायमेंशन भी बनता है। तो Q का फॉर्मूला I इंटू टी है, टाइम के जगह पे मैंने T1 लिखा है, I के जगह पे I का यूनिट एक्चुअल में एम्पियर, I1 भी लिख सकते हैं चलेगा, लेकिन मोस्टली A1 यूज करते हैं, समझा। ये तो मैंने सिर्फ चार्ज की जगह पे लिखा ना। लेंथ का यूनिट बोलो क्या रहता है, लेंथ का यूनिट मीटर रहता है, तो लेंथ के जगह पे मैं L1 लिखने वाला हूँ यहाँ पे। मीटर ना मीन्स L ना, L मीन्स लेंथ, T मीन्स टाइम, A मीन्स एम्पियर जो करंट का यूनिट रहता है, राइट। I1 लिखेंगे तो भी चलता है। जब दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके देखो कैसे बनता है, देखो तो ये जो अभी डायमेंशन हमको मिलेगा वो रहेगा L1 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, L1 बचा है हमारे पास। और मास है क्या बताओ, कोई मास का पैरामीटर यहाँ पे दिख रहा है, मास नहीं, मास कोई दिख रहा है फॉर्मूले में, M दिख रहा है किधर, मास वगैरह नहीं, तो मैं M के ऊपर 0 लिखने वाला हूँ। ये ऐसा डायमेंशन निकालते हैं। T दिख रहा है, T है तुम्हारे फॉर्मूले में, देखो इधर T दिख रहा है क्या, T है, T पे कितना पावर है 1, तो T1, राइट। A दिख रहा है, कुछ A है, हाँ A का पावर बताओ 1, मतलब बोलने सबको मिला के मैंने एक साथ लिख दिया, खाली एक्स्ट्रा क्या लिखा M, वो लिखना पड़ता है, राइट। LMT याद रखो, क्या LMT आना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ और आएगा चलेगा, समझा। LMT तो डायमेंशन, जब मैं और डिटेल में कराऊंगा डायमेंशन, उधर भी एक बार डायमेंशन कराने वाला हूँ लास्ट में, इधर भी तुमको समझाऊंगा। LMT स्टार्टिंग में रहना चाहिए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा देखो, उधर भी देखो एक एक्स्ट्रा A1 A⁻⁻1 आया है, राइट, एक्स्ट्रा आएगा चलेगा, LMT तो होना चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन समझा मैंने कैसे निकाला है, फॉर्मूले से सब कुछ तुम्हारे सामने क्लियर एकदम। तो बताओ पूरा पॉइंट समझा है क्या जो मैंने बताया। स्टार्टिंग का 2 पॉइंट तुमको याद है। थर्ड पॉइंट में देखा कि डिनोट किससे करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, P से। P का फॉर्मूला मालूम है सबको, बोलो क्या है, Q इंटू 2L, राइट है। फिर ऐसा यूनिट बोलो क्या था, कूलम मीटर, CM नहीं बोल, सेंटीमीटर नहीं है वो, क्या है वो, कूलम मीटर, समझा। डायमेंशन याद नहीं करने का, बनाने का ऑन द स्पॉट, समझा कैसा डायमेंशन, L1 M0 T1 A⁻1, बराबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, समझा ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा है, 2 डिफाइन मेन है, ये जो ये पढ़ लिया तो फिर हो गया ऑलमोस्ट। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
ये इतना समझा है कि 2 कॉलम तुमको प्रॉपर्ली। चलो थर्ड कॉलम से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V मतलब क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, मैं तुमको डायग्राम समझाता है कैसे डिफाइन करना है। मेरे वर्ड्स एकदम ध्यान देना। दिख रहा है इतना बड़ा, ये किधर गया, ये इतना बड़ा डिफाइन है, ये दिख रहा है इतना बड़ा डिफाइन। तो समझो एकदम अच्छे से, देखो समझो हमारे पास एक चार्ज है, पूरा चार्ज के ऊपर ही गेम है ये चैप्टर में। समझो एक प्लस Q चार्ज है हमारे पास, प्लस कैपिटल Q लेते हैं, प्लस कैपिटल Q का हमारे पास एक चार्ज है। ये चार्ज का कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, क्षेत्र वगैरह ऐसा कुछ रहेगा, राइट। तो समझो ये कुछ रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा, और इधर पूरा और बहुत सारा रहेगा, राइट। ऐसा मैं तुमको क्या पढ़ा रहा है बताओ, वैसे टॉपिक का नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V से जिसको डिनोट करते ध्यान दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या, चलो एक काम करो, पहले पहला पॉइंट बताता हूँ, फिर सेकंड बड़ा पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट देखो क्या है, कैपिटल Q के रीजन, बताओ ये रीजन किसका रीजन है, बताओ एक्चुअल में रीजन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे अगर स्ट्रेंथ निकालना है, क्या निकालना है, स्ट्रेंथ। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है, स्ट्रेंथ, तो 2 तरीके से हम लोग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। एक है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो मैंने थर्ड लेक्चर में सिखाया था, राइट। ये इधर ही कॉलम मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिखाया था थर्ड लेक्चर में। एक दूसरा क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से बोलता हूं, इतना इजी नहीं, सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड समझा ना तुमको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 2 तरीके से निकाल सकते हैं, 2 ऑप्शन है। एक तो है वेक्टर क्वांटिटी से निकालो, दूसरा स्केलर। पहले वेक्टर सुन लो। वेक्टर क्वांटिटी से अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूज करो, जो मैंने थर्ड लेक्चर में सिखाया था, राइट। अगर स्केलर क्वांटिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है तो तुमको यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझा? एक लास्ट टाइम है, फिर से ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, स्ट्रेंथ। किधर निकाल रहे हैं, कोई भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, लेकिन कंडीशन है वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रहना चाहिए कि अंदर रहना चाहिए, अंदर रहेगा तभी तो स्ट्रेंथ मिलेगा ना, बाहर तो 0 मिलेगा स्ट्रेंथ, राइट। तो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय स्केलर क्वांटिटी। मैं स्केलर पढ़ा रहा हूं ना, इज गिवन बाय स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझा मैं क्या बोलता, अरे बताया तो था अभी मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए क्या यूज करने का, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जो हो गया हमारा। दूसरा है स्केलर क्वांटिटी यूज, स्केलर मालूम है ना, मालूम है। स्केलर क्वांटिटी से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं यही बोल रहा हूं, समझा। हमको तो वेक्टर छोड़ दो, अभी हमको स्केलर पे ध्यान देना, राइट। तो एक लास्ट टाइम, अब जो हमारा टॉपिक है मैं इस पे आता है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकालना है, स्ट्रेंथ, किधर निकालना है, एनी पॉइंट। वो एनी पॉइंट किधर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हम लोग अभी किससे निकालने वाले, स्केलर की वेक्टर, स्केलर, राइट। वो स्केलर क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझा क्या, अरे इजी है एकदम। अब पॉइंट बोलूं, समझेंगे, पॉइंट सुनो जान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकाल रहे वैसे हम लोग, स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, किधर, एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। और वो एनी पॉइंट किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना। ध्यान दो, मैं एक एक चीज बता रहा हूं तुमको, कट टू कट। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे रहेगा, देखो पॉइंट कुछ, हाँ वही नहीं, इन द फॉर्म ऑफ, मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझा है ना, वही जो उधर लिखा है वही मैंने अभी तुमको बोला। समझा है, बोलेंगे जो मैंने बोला, बोलो स्टार्ट, बोलो कैसे किया था मैंने। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, बोलना पड़ेगा, बोलने का, ऐसा कैसे चलेगा बोलने का, फिर से एक बार। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही तो पॉइंट है, वापस बोलो एक बार, बोलो। The strength of electric field at any point inside the electric field is given by scalar quantity called as electric potential। उसको डिनोट करते V से, राइट, डिनोटेड बाय V, सिंपल। समझाए फर्स्ट पॉइंट, अरे आना चाहिए अभी तो सबको, समझाए फर्स्ट पॉइंट। पढ़ते रहो, लास्ट में पूरा एक साथ पूछेंगे मैं तुमको, बीच में कुछ भी। तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्लियर है। जो सेकंड बड़ा पॉइंट है उसको भी मैं तुमको एकदम इजी करके देगा, मेरा डायग्राम पे ध्यान देना। मैं आधा कहानी तो तुमको डायग्राम में सिखा देगा, फिर खाली याद करने का रहेगा बस स्टेटमेंट। देखो कैपिटल Q चार्ज है, राइट। इसका कुछ तो बताओ आजू बाजू क्या रहने वाला है, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कुछ तो आजू बाजू। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दो। मैं ना एक चार्ज को लेके आता हूं, चार्ज स्मॉल q का चार्ज को लेके आ रहा है। कहां से लेके आ रहा है, सुनो।
मैं स्मॉल q वाले चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर, इन्फिनिटी मालूम है बहुत दूर है, बहुत दूर, एकदम दूर, राइट। इन्फिनिटी से मैंने एक चार्ज को लाया और कहां पे लाके रख दिया, एक ऐसे पॉइंट पे लाके रख दिया जिधर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या करने का है, इलेक्ट्रिक पॉइंट समझो। देखो एक कैपिटल Q चार्ज है हमारे पास, उस कैपिटल Q चार्ज का कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, राइट। समझो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बहुत इजी काम है, क्या करो, इन्फिनिटी से एक चार्ज लाओ और वो पॉइंट पे रख दो और क्या मेजर करो, सुनो, चेक करो कि तुमको इन्फिनिटी से जो तुमने चार्ज लाया और यहाँ पे लाया, यहाँ पे लाके रखा, तो ये चार्ज को जो तुम लोग ने इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे रखा तो उसमें कितना वर्क डन हुआ, ये चेक करो। इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से सुना, इतना इजी नहीं पॉइंट, सुनो। कैपिटल Q पैरेंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका आजू बाजू कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अगर मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं क्या करेगा, बहुत इजी है, मैं इन्फिनिटी से एक दूसरा चार्ज को लेके आऊंगा और कहां पे लाके रख देगा, बराबर वही पॉइंट पे जिधर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का है, राइट। और क्या मेजर करेंगे हम लोग, वर्क डन, दिख रहा है W, W क्या मतलब, वर्क डन। पॉइंट समझाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझो, फिर से 2-3 बार करेंगे आ जाएगा। देखो कैपिटल Q चार्ज है, आजू बाजू क्या है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट हम लोग ने सिलेक्ट किया, क्या करने का है उस पॉइंट पे हमको, इलेक्ट्रिक, हाँ ये पॉइंट पे करना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का। प्रोसेस क्या है, कैसे निकालने का, क्या करेंगे, सबसे पहले इन्फिनिटी से एक चार्ज लाओ और वो पॉइंट पे लाके रख दो और क्या मेजर करो, कितना वर्क, यही तो पॉइंट है। इतना बड़ा जो लिखा है वो यही है जो मैंने बता दिया, इतना बड़ा कहानी मैंने तुमको ये खाली डायग्राम में समझा दिया, समझा, ये डायग्राम समझा है, तो मैं जो पॉइंट बोलेगा उस पर ध्यान दो। क्या देखो, तो पॉइंट ऐसा है, जब इन्फिनिटी, और हाँ वर्क डन क्यों हो रहा है तुमको मालूम है क्या, कि मैंने इन्फिनिटी से ये पॉइंट पे लाके चार्ज को रखा तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, क्यों मालूम है। देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ना, पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, मींस कैपिटल, और ये भी तो प्लस Q चार्ज है समझो, राइट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट पॉजिटिव, क्योंकि 1 कूलम का चार्ज रहेगा, ऐसे समझो। तो क्या ये जो स्मॉल Q वाला चार्ज था जिसको हम लोग ने कहां से लेके आया, देखो अभी डरो मत इतना, मैंने अभी सिखाया नहीं, अभी तो चालू नहीं किया, अभी तो डायग्राम सिखा रहा हूं बस, अभी स्टेटमेंट बाकी है। देखो इन्फिनिटी से मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठाया और कहां पे लेके आके रख दिया, वो पॉइंट पे जहां पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात ध्यान दो, जैसे ही मैं चार्ज को इन्फिनिटी से ये पॉइंट पे लाके रख रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस कैपिटल Q के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूं ना, ऐसा। अरे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा है और हमारा Q वहां से ऐसा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, किसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये पॉइंट भी आना चाहिए। देखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, पॉइंट सुना, उधर देखो मत, पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं सुनो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से लाया, हाँ, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, वहां से लेके गिवन पॉइंट पे लेके आया ना, टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसके अपोजिट है, पहले बता दिया, जस्ट अभी मैं खाली वर्ड्स फ्रेम कर रहा हूं बस, पॉइंट समझा है। ध्यान दो क्या कर रहे हैं हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कभी in bringing unit positive charge from infinity to the given point against the direction of electric intensity is called electric potential। समझा है। एक बार फिर से पूरा एकदम स्लो बोलता हूं, जरा ध्यान दो, एक एक पॉइंट को मेरा नोट करके रखो। देखो सबसे पहले द अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन कभी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, फिर थर्ड में अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझा है। 3 पॉइंट मिलाओ, 3 या 4 पॉइंट मिलाओ, बन जाएगा तुम्हारा डिफाइन। पहला क्या निकाल रहा बताओ तुम लोग, द अमाउंट ऑफ वर्क डन कभी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझा है क्या, थोड़ा बड़ा है लेकिन आएगा, एक लास्ट टाइम बोलेंगे सब लोग, राइट। क्या मैं बोल के दिखाऊं एक बार, चलो मैं बोल के दिखा देता हूं, फिर तुमको बोलना, राइट। कट टू कट मेरे पॉइंट को नोट करके रखो, फिर तुमको बोलना है इसके बाद, सब लोग बोलेंगे इसके बाद। सुनो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
समझा? बिना देखे इतना बड़ा बोल दे, तुमको भी आना वहां पे। स्टार्ट करेंगे, बोलो क्या बताओ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to the given point against the direction of electric intensity is called electric potential। समझा? क्या आना चाहिए? और एक बार बोलेंगे, बोलो बताओ क्या था। The amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to the given point against the direction of electric intensity is called electric potential। याद हो गया? इतना बड़ा चीज तुमको एक झटके में याद करें, समझ दिख रहा है? यही जो मैंने तुमको बोला है ना, वही पॉइंट लिखा। देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात है, चलेगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यही पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना हम लोग, पहले बताया था। समझा है? दोनों पॉइंट याद है? फर्स्ट पॉइंट याद है क्या? बताओ जरा, फर्स्ट पॉइंट क्या था? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड पॉइंट बताओ क्या बताया अभी अपन ने? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। समझा? चलो, ये समझ में आ गया रहेगा आई थिंक ना। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट सबको समझा है ना? ये डायग्राम तुम लोग नहीं बनाने का, ये तुमको जो समझाने के लिए था डायग्राम, बस समझा लॉजिक कैसा है? बराबर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है वो बता दो। देखो, अब पूछना नहीं कहां से है फॉर्मूला, बहुत इजी, तुमको पहले बता दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला रहता है वर्क डन बाय चार्ज। क्या रहेगा? समझा कहां से आया? अरे इससे ही तो बनाया था हम लोगों ने अपना डिफाइन, समझा? यही फॉर्मूला है। अच्छा, क्या बताया था? ऐसा यूनिट पढ़ते नहीं, बनाते। वर्क डन रहने दो, एनर्जी रहने दो, काइनेटिक, पोटेंशियल, कैसा भी एनर्जी रहने दो, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। सबको मालूम है, पढ़ा ना 10th में, पढ़ा है ना जूल्स? हाँ। चार्ज का यूनिट अभी थोड़ी देर पहले किया तो बताया था, चार्ज का यूनिट कूलम ना, तो जूल बाय कूलम। समझा क्या? एकदम इजी। डायमेंशन बना के दिखाऊंगा, राइट? सुनो, कुछ चीजों का डायमेंशन तुमको याद रखना पड़ेगा, राइट? जैसे मैंने तुमको यहां पे याद करा दिया चार्ज का डायमेंशन AT ना। अब वैसे बताया था कि आई भी लिख सकते हैं, IT या फिर AT बोल रहा हूं, मतलब ऊपर 1 1 ही रहेगा, ऑब्वियस है। वैसे मैं तुमको अभी जूल का डायमेंशन याद करा, तो याद कर लो, जब मैं पढ़ाऊंगा फर्स्ट चैप्टर तो वो टाइम पे तुमको याद होना चाहिए। जूल का डायमेंशन देखो, हाँ ये दिख रहा है, इससे SI यूनिट से भी तुम लोग बना सकते हो, और सॉरी ये क्या, ये फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला से भी डायमेंशन बनता है, SI यूनिट से भी बनता है, तुम्हारी मर्जी, राइट? वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल ना। मैं जूल का डायमेंशन तुमको याद करा रहा हूं, इसका मतलब मैंने तुमको वर्क डन का डायमेंशन याद करा दिया, एक ही बात है, क्योंकि वर्क डन का ही तो यूनिट है जूल, राइट? सुनो, जूल का डायमेंशन क्या है? जूल का डायमेंशन रहता है L2 m1 T-2, याद रहेगा? L2 m1 T-2 किसका डायमेंशन? जूल का डायमेंशन, मतलब वर्क डन का डायमेंशन, एक ही बात। वर्क डन के नीचे क्या है? चार्ज, मतलब कूलम का डायमेंशन याद कराया था, इधर किधर बोल, सब चीज याद करते जाओ। क्या है बताओ? A1 T1, राइट है? IT भी तुम लोग लिख सकते हो उसको, A1 T1। देखो, जब इनटू में था, याद है? जब इनटू में था तो एक साथ लिखा, अभी डिवाइड में, अब माइनस होएगा, न्यूमरेटर का पावर को डिनोमिनेटर के पावर से माइनस करना पड़ेगा तुमको। देखो, मैं ये दोनों का डायमेंशन मिला के इधर नीचे लिखता है, ऊपर L है, नीचे L है क्या? देखो, नीचे L है नहीं, तो ऊपर का L को एज इट इज लिखना पड़ेगा। समझा? आगे देखो, ऊपर M है क्या, नीचे M है? नहीं, तो डायरेक्ट ऊपर का M एज इट इज आएगा। ऊपर T है क्या, नीचे भी T है? ऊपर का T का पावर बताओ, -2, नीचे का T का पावर 1, लेकिन हाँ ऊपर क्या ना, ये T को मैं ऊपर लिखने वाला ना अभी, तो ये माइनस हो जाएगा। समझा क्या बता रहा है? अरे ये T का पावर एज इट इज लिखो, फिर नीचे का T को तो तुम लोग एक साथ ऊपर लिख रहे हैं ना अभी, तो इसका पावर चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, -2 -1 कितना? -3। समझा? कौन बच गया? A। नीचे का A1 ऊपर आया तो A-1, A⁻⁻1। समझा डायमेंशन कैसे निकाला? ऐसा निकालता है डायमेंशन। अरे बहुत इजी है, तुमको लगता रहेगा जूल का डायमेंशन आया कैसा, ये मैं तुमको सिखाऊंगा। वैसे रीजन बता दूं, वर्क डन का फॉर्मूला रहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उससे डायमेंशन आया, बताऊंगा धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे जाएंगे। समझा डायमेंशन कैसे निकाला मैंने? एकदम ईजी है, राइट? तो चलो, तुमको ऐसा यूनिट भी समझ में आ गया और डायमेंशन भी समझ में आ गया। अभी क्या पढ़ते हैं? 1 वोल्ट। अब देखो, एक बात और बता दूं,
सिर्फ जूल बाय कूलम्ब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट नहीं है, एक और यूनिट है, एक दूसरा यूनिट है वोल्ट। क्या? वोल्ट भी यूनिट, राइट? अरे वी वोल्ट पढ़ा रहेगा ना, वोल्ट नाम सुना रहेगा तुमने, राइट? वोल्ट भी यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और जूल बाय कूलम्ब भी यूनिट है, दोनों यूनिट है। चलो अब मैं तुमको सिखाता हूँ 1 वोल्ट क्या रहता है। क्या? 1 वोल्ट। बहुत ही, देखो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूले से मैं पूरा 1 वोल्ट का इतना बड़ा डिफाइन बनाने वाला, सिर्फ एक फॉर्मूले से। देखो V को बोलो नाम, V का नाम क्या है वैसे? V को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट। मुझे क्या पढ़ना है? 1 वोल्ट। वोल्ट 1 वोल्ट का डिफाइन चाहिए ना मेरे को, बनाएंगे डिफाइन, देखो पढ़ने का नहीं बनाने का। 1 वोल्ट 1 वोल्ट का डिफाइन क्या रहेगा फॉर्मूले में आने का? एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये इसका आंसर 1 कब आ सकता है? मैं ये दो चीज को डिवाइड करने वाला, कोई भी दो चीज को डिवाइड करके 1 आंसर कब आता है? दो ही ऑप्शन है, कोई भी दो चीज को डिवाइड करके 1 आंसर कब आता है? या तो ये दोनों का आंसर सेम सेम, समझो ऊपर 2 है नीचे भी 2, 2 कैंसिल बनाएगा, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि ये दोनों का दोनों 1 रहेगा, 1/1 इज 1। ये मालूम है ना? मालूम है? हाँ, तो मैं वो सेकंड वाला ऑप्शन लेता हूं। 1 वोल्ट आंसर तब आ सकता है जब 1 वर्क डन रहेगा। वर्क डन का यूनिट बताओ जरा मेरे को, जूल ना। जब 1 जूल का वर्क डन हुआ रहेगा कितने चार्ज पे? चार्ज कितना? चार्ज का यूनिट कूलम ना, 1 कूलम। समझा क्या है? अरे समझा क्या? 1 वोल्ट कैसे आएगा? 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा कौन से चार्ज पे? 1 कूलम के चार्ज। प्रोसेस पूरा वही सेम है। पहले हम लोग ने याद स्मॉल क्यू चार्ज लेके आया था, अब स्मॉल क्यू चार्ज नहीं, अब कौन सा चार्ज लेके आएंगे? 1 कूलम। 1 कूलम का चार्ज किधर से लेके आएंगे? इन्फिनिटी से। कहां लाके रख देंगे? पॉइंट पे। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर अपने आप कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। पॉइंट समझो, 1 कूलम का चार्ज लाया इन्फिनिटी से, वो पॉइंट पे लाके रख दिया, और बीच में वर्क डन करना पड़ता है ना, वर्क डन करना पड़ेगा ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वो वर्क डन बताओ कितना है? 1 जूल। सिंपल ना? पॉइंट सुनो, ये जो डिफाइन था ना, यही डिफाइन सेम एग्जैक्ट मैंने यहां पे लिखा है। तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 वोल्ट कैसे रहेगा वो सुनो। 1 वोल्ट आंसर कब आएगा? 1 वोल्ट कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर रहेगा ना 1 वोल्ट, राइट? तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट हुआ कैसे? पहले ये सुनो, जब मैं चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहा था तो 1 कूलम का चार्ज था, राइट? इन्फिनिटी से लाया, वहां पे लाके रखा, वर्क डन कितना हुआ? 1 जूल। तो ही जाके तुम्हारा वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। चलो डायग्राम ठीक है, देखो यहां बना के दिखाता हूं, सुनो। क्या लेकर आ रहे हैं हम लोग? 1 कूलम का चार्ज, राइट ना? किधर से? इन्फिनिटी से। कहां पे लाके रख दिया? एक पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं ना, मालूम है ना? और जब यहां से यहां पे लाके रखा तो कितना वर्क डन हुआ? 1 जूल का। यही पूरा डिफाइन। पॉइंट सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कभी रहेगा? सुना, क्या निकाल? 1 वोल्ट किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉइंट सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। वो हमको ऑब्वियस मालूम है कि ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, राइट ना? जल्द ध्यान दो, बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। कितना वर्क डन हो रहा है? 1 जूल। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही है डिफाइन, वही है, सिर्फ मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूं। वर्क डन नहीं, कितना वर्क डन? 1 जूल। चार्ज नहीं, 1 कूलम का चार्ज, यही दो तो चेंज है। समझा है ना? पॉइंट एक लास्ट टाइम बोलता हूं, जरा ध्यान दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल दो, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कभी? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही पॉइंट है, एग्जैक्ट वे। समझा है? तो मेरे को लगता है कि इसको याद करने की जरूरत है, एग्जैक्ट इसके सही पॉइंट है ना। सिर्फ दो जगह पे चेंज, वर्क डन नहीं, 1 जूल ऑफ वर्क डन। चार्ज नहीं, 1 कूलम का चार्ज, राइट? समझा है? चलो ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक, ये 1 वोल्ट समझ में आ गया ना? 1 वोल्ट कैसे बनाया मैंने? फॉर्मूले से ही सब कुछ बनता है, समझा? तो अब मैं ये डायग्राम जो बनाया यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको रब कर देते हैं। समझा ना सबको कैसे आया? बोलो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कैसे आया तुमको समझ में आ गया रहेगा। बहुत इजी है, एग्जैक्ट सेम डिफाइन है। खाली देखो, वर्क डन हटाओ, वहां से वर्क डन के पे 1 जूल लिखो, चार्ज हटाओ, 1 कूलम का चार्ज लिखो, बस इतना ही फर्क है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते, लास्ट क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुनो,
ये जो डायग्राम बनाया ना मैंने यहाँ पे पार्ट, ये एक छोटा सा एरिया है, स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया कोई एक बड़े एरिया का मैंने छोटा सा पार्ट लिया है, समझा। एक्चुअल में ना ये बहुत एक बड़ा सरफेस है, समझो एक बहुत बड़ा सरफेस है ऐसा, समझा, ऐसा कुछ बहुत बड़ा सरफेस है। वो बहुत बड़े सरफेस से मैंने एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया है। क्योंकि ये स्मॉल एरिया है इसके लिए मैं ये एरिया का नाम DS बोलना है। डी समझ में आता है? डी लेटर हम लोग तब यूज करते हैं जब एरिया स्मॉल रहता है। कोई एरिया नहीं, कोई भी चीज अगर स्मॉल है ना तो मैं वहां पे डी यूज करेगा। आगे के लिए याद रखो, डी कोई भी पैरामीटर के, समझो मैंने DE लिखा, DE लिख दिया। डी का मतलब क्या है? स्मॉल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ई मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ना। अगर मैं DV बोलूं, V की जगह पे मैं बोलूं DV, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझा। डी मतलब स्मॉल, डी का एक और मतलब होता है चेंज, राइट। अभी के लिए नहीं, अभी तो हम लोग स्मॉल देख रहे हैं। तो समझा मैं क्या बताया? एरिया कैसे बताऊं? स्मॉल एरिया। तो एरिया का नाम है DS। ए नहीं लेता हूं मैं, S लेता हूं, समझा। DS क्या रहेगा? स्मॉल एरिया। S एरिया, S मतलब पूरा एरिया, सरफेस एरिया। D मीन्स डी स्मॉल ना, तो DS बताओ, टोटल DS मीन्स क्या? स्मॉल एरिया। सरफेस एरिया मतलब स्मॉल एरिया पकड़ो, समझा, स्मॉल एरिया। एक पॉइंट समझो, एक्चुअल में एरिया देखा जाए ना तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी। एरिया कैसा है? एरिया के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन हम फिजिक्स में हमारा मैथमेटिक्स थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग एरिया को ट्रीट करते हैं एज अ वेक्टर। लेकिन समझो कोई भी तुमको पूछा एरिया स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर, तो आंसर रहेगा स्केलर। एरिया स्केलर है, हम थोड़ा हमारा मैथमेटिक्स इजी करने के लिए एरिया को कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ वेक्टर, समझा। तो एक बात याद रखो, अभी बोलता हूं हमेशा, आज से पूरा जब तक 12th साइंस खत्म नहीं तब तक याद रखो, हर एरिया का, हर एक एरिया का एक एरिया वेक्टर, ये एरिया है ना, एरिया है ना, हर एक एरिया का क्या रहेगा? एक एरिया वेक्टर रहता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सुन लो, एरिया वेक्टर दिख रहा है, एरिया वेक्टर, ये वेक्टर है, ये एरिया का ये एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस है ना, सरफेस को परपेंडिकुलर, समझा। पॉइंट याद है हमेशा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर, उसके खुद के सरफेस पे, समझा। एरिया वेक्टर बताया तुमको मैंने, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, समझा। चलो अब देखो, ये दिख रहा है स्मॉल एरिया तुमको DS, तो ये स्मॉल एरिया का एक एरिया वेक्टर आएगा, मैंने बता दिया। और एरिया वेक्टर कैसा रहता है? खुद के एरिया को परपेंडिकुलर। तो ये दिख रहा है मैंने ब्लैक कलर का यहाँ पे जो बनाया, अरे ब्लैक कलर का वेक्टर दिख रहा है क्या तुमको? ये दिख रहा है, यही एरिया का वेक्टर है, तो मैं इसको नाम देता हूं DS बार, चलेगा। वेक्टर मतलब बार आता है ना ऊपर, तो DS बार मतलब क्या? स्मॉल एरिया वेक्टर। DS मतलब क्या? स्मॉल एरिया, समझा। हाँ, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको? पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ना। हाँ, तो इसमें से जो ये सबको मिला दिया तो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, दिख रहा है ये। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन से मैच होता है, तो ये E बार। E बार मीन्स क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। DS बार मीन्स क्या? स्मॉल एरिया वेक्टर। DS स्मॉल एरिया। अब सुनो, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन है, इतना इजी नहीं है। लेट्स एज्यूम द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर एज थीटा। एंगल कितना एज्यूम कर रहे हैं हम लोग? थीटा। अब सुनो, एक बात समझो, जब भी कोई भी हम लोग वेक्टर को एक दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी एक वेक्टर को जब दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो वेक्टर के साथ कॉस आता है। क्या आता है? कॉस। सुनो ध्यान दो कैसा, अभी कॉस वगैरह क्या आता है बताता हूँ। देखो, ये DS बार दिख रहा है, ये DS बार दिख रहा है क्या सबको? ये DS बार को मैं नीचे प्रोजेक्ट करता हूँ। किस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं बताओ? E बार पे। मतलब DS बार का समझो ऊपर लाइट रखा है, उसका इमेज नीचे देख रहे हैं हम लोग, ऐसा समझो, राइट। तो DS बार को मैंने किस पे प्रोजेक्ट कर दिया? E बार पे। तो अब एक नया वेक्टर बनेगा, देखो वो नया वेक्टर क्या रहेगा। तो वो नया वेक्टर मैं तुमको यहाँ बताता हूँ। ये दिख रहा है इतना जो वेक्टर, जहाँ पे वो लाइन आया प्रॉपर, ये दिख रहा है इतना पार्ट, समझे, जो रेड कलर से मैंने बनाया। किसको प्रोजेक्ट किया था बताओ? DS बार। किस पे प्रोजेक्ट किया? E बार। बीच में एंगल कितना है? थीटा। आंसर सुनो, आंसर क्या रहेगा? ये इतना पार्ट दिख रहा है जो रेड कलर से मैंने लिखा है, ये रेड कलर जो पार्ट है इसका आंसर रहेगा DS cos थीटा। क्या रहेगा? मैंने बताया था कोई भी वेक्टर को अगर नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा? कॉस आता है। और एंगल तो थीटा ले लिया मैंने, याद रखो ऐसा। ओके, समझा DS cos थीटा कैसे बनाया मैंने? ओके, तो ठीक है, चलो डायग्राम समझ में आ गया रहेगा तुमको, राइट है ना। डायग्राम, स्मॉल एरिया लिया, नाम दिया DS, एरिया का एरिया वेक्टर DS बार को प्रोजेक्ट किया E बार पे, DS बार क्या बन गया? DS cos थीटा। सिंपल। चलो अब पढ़ो, अब बता दो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहता है। देखो चलो, ये तो तुमको
ये डिफाइन, ये सब बताता हूँ बाद में, पहले मैथमेटिक्स देख लो। अगर मुझे ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखना है, क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ध्यान दो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एक बार में समझ में नहीं आएगा, तुमको 2-3 बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अगर मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखना है मीन्स ई बार ई लिखना है, समझो मैग्नीट्यूड लिख रहे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया। स्मॉल एरिया है क्या? पूरा फुल सरफेस एरिया है, स्मॉल। स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स आता है, क्या आता है? स्मॉल। अब सर फ्लक्स क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फाई। पहली बार देखना ये दिख रहा है सिंबल, ऐसा किया है बीच में ऐसा लाइन है, ये दिख रहा है ये सिंबल, इसको बोलते हैं फाई। सिंबल का नाम फाई है, फिजिक्स में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझा है? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो रहता है ना, इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया, राइट? एरिया क्यों पूरा, क्योंकि मैं पूरा वेक्टर में लिखने वाला हूं, पूरा वेक्टर में मेरा एरिया जो है बताओ वो क्या है? देखो वो एरिया लो, वो एरिया वाला वेक्टर लो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन में, ds बार ई बार के डायरेक्शन में है कि ds cos थीटा ई बार के डायरेक्शन में? ds cos है, तो मैं ds cos चलेगा, समझा? ds मेरा एरिया नहीं है, मेरा एरिया क्या है? ds cos, क्योंकि ई बार के डायरेक्शन में आना चाहिए वो एरिया। तो मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आंसर क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया। तुम लोग बोल रहे बताओ एरिया क्या है? अरे बताया ना तुमने अभी एरिया, क्या एरिया लूं? ds cos। तुम लोग बोल रहे हैं ds cos थीटा ये एरिया लो सर, ये ले लिया मैंने। फ्लक्स, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। छोटा सरफेस है कि बड़ा सरफेस है? तो स्मॉल फ्लक्स आएगा। स्मॉल फ्लक्स क्या लो, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी फाई। फाई मतलब क्या? फ्लक्स। स्मॉल फ्लक्स है ना, स्मॉल एरिया से स्मॉल फ्लक्स आएगा, तो मैं डी फाई लिखूं, चलेगा? देखो थोड़ा यहाँ पे ना कैलकुलस वाला पार्ट आएगा, वो तुमको धीरे धीरे आगे जब मैं तुमको मैथ्स का एकदम हायर लेवल का मैथ्स सिखाऊं तो तुमको समझेगा। अभी तो देख लो जस्ट कैसा है। ये मैंने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चलो अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहीं से निकाल सकते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं डी फाई का मुझे आंसर चाहिए, किसका आंसर चाहिए? ये इक्वेशन से मुझे डी फाई का जरा आंसर बताओ। डी फाई का आंसर कैसे निकलेगा? ये पार्ट को इधर भेज दो ना, बोलो डी फाई का आंसर क्या रहने वाला है? डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। मैथ्स आता है ना? डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस। समझा क्या? राइट। अब ये तो स्मॉल फ्लक्स है, कैसा फ्लक्स है? डी मतलब स्मॉल फ्लक्स। मुझे पूरे सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन सुना है नाम? नहीं सुना है? अभी सुन लो। कोई भी छोटा चीज को बड़ा करने का रहता है ना तो इंटीग्रेशन यूज करता है। ये नया चीज तुम्हारे लिए, अभी तक आज तक कभी देखा नहीं रहेगा। इतना याद रखो, इंटीग्रेशन छोटा चीज को बड़ा कर देता है। ये समझा है क्या? ये बेसिक के लिए, अभी मैंने सिखाया नहीं इंटीग्रेशन, लेकिन फिर भी याद रखो इंटीग्रेशन का काम क्या है? वो छोटे चीज को बड़ा कर। एक्चुअल में इंटीग्रेशन का यूज होता है टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, लेकिन अभी इतना कुछ नहीं। अभी के लिए तुम्हारे लेवल के लिए इतना याद रखो, इंटीग्रेशन छोटे चीज को क्या कर देगा? बड़ा। बस इतना ही काम है। मुझे डी फाई नहीं चाहिए। डी फाई क्या है? स्मॉल एरिया, स्मॉल फ्लक्स। मुझे फुल फ्लक्स चाहिए पूरा, तो मैं इंटीग्रेट करेगा। अभी क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं दोनों साइड। ये थोड़ा सा तुमको ऐसा लगे कि थोड़ा हमको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का है फिजिक्स है यहाँ पे, इसके लिए। लेकिन ट्राई करो, घर पे प्रैक्टिस वगैरह करो, हो जाएगा। मैं जो छोटा मोटा चीज बता रहा हूँ उसको याद रखो। इंटीग्रेटिंग मीन्स इंटीग्रेशन क्या करता है? छोटे चीज को बड़ा। देखो किधर इंटीग्रेशन कर रहे हैं? क्या एक साइड कर रहे हैं, क्या दोनों साइड कर रहे हैं? दोनों साइड। तो देखो एक साइड में हमारे पास डी फाई है, राइट, और दूसरी साइड बताओ क्या है? ई डी एस कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, चलो ई डी एस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन कैसे करते हो? देखो ये दिख रहा है, ये जो मैंने किया ऐसा, वो इंटीग्रेशन का साइन है। ये दिख रहा है जो मैंने ऐसा किया, इंटीग्रेशन का साइन है वो। मैंने क्या बताया था? इंटीग्रेशन छोटा चीज को बड़ा कर देता है। डी फाई छोटा है ना, बड़ा किया तो क्या बन जाएगा? फाई। अरे डी रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल को, डी हटा दूं तो बड़ा हो गया। तो डी फाई का इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा? फाई। समझा क्या? हाँ, इज इक्वल टू दोनों जरा, ये तीनों में छोटा कौन है? ds। अगर उसको बड़ा कर दे तो क्या बन जाएगा? अरे ds मतलब स्मॉल, बड़ा किया तो क्या बन जाएगा? s। बोलो क्या आएगा बताओ? e s cos थीटा। समझा क्या? तुमको इंटीग्रेशन नहीं आता तो भी तुमको समझा दिया मैंने। समझा? देखो अब एक शॉर्टकट याद रखो। शॉर्टकट नहीं, एक्चुअली मैथमेटिकल मेथड में तुमको सिखाया था, जरा ध्यान दो इधर किधर स्पेस रहेगा। देखो ए बार डॉट बी बार का आंसर रहता है ए बी कॉस थीटा। अगर पढ़ा रहेगा तो मैथमेटिकल मेथड वाला चैप्टर, ए बार डॉट बी बार का आंसर क्या रहता है? ए बी कॉस। शॉर्टकट सुनो, डॉट हटा, इधर दिख रहा है तुमको? इधर बीच में किधर डॉट दिख रहा है? डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है। समझा क्या? उल्टा सोचो,
कॉस थीटा हटाओ, LHS में कॉस थीटा दिख रहा है क्या? नहीं, देखो डॉट हटाया तो कॉस थीटा आया और ऊपर का बार भी गया ना, उल्टा करते हैं अभी हम लोग, उल्टा कर रहे हैं। कॉस थीटा हटाएंगे तो क्या आएगा? डॉट आएगा और ऊपर बार भी आएगा। समझा क्या लॉजिक? शॉर्टकट समझो ना, कॉस थीटा हटेगा तो बीच में डॉट भी आएगा और ऊपर बार भी आएगा। देखो फॉर्मूला देखो यहाँ पे, थोड़ा ऐसा यूनिट नीचे लिखते हैं हम लोग, देखो ध्यान दो एकदम, फाई एज इट इज है। क्या बोल रहे तुम लोग? सर कॉस थीटा हटाओ और क्या लेके आओ? डॉट लाओ और बार। कॉस थीटा हटा, तुम लोग बताओ आंसर, बोलो क्या रहेगा? ई बार डॉट, समझा क्या? बिना इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के हमने पूरा डेरिवेशन कर दिया। समझा कैसा है? शॉर्टकट से। तो चलो ये जो मैंने बनाया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। और ये फॉर्मूला है स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। समझा क्या? ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, स्मॉल ना डी, और ये फुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब एरिया एस लेंगे तो। बताया था ना पहले, एस मतलब पूरा एरिया, डीएस मतलब छोटा एरिया। हाँ तो समझा क्या बताया मैंने। चलो ऐसा यूनिट भी अभी का भी निकाल लेते हैं। फ्लक्स का अगर मैं ऐसा यूनिट निकालूं ना यहाँ पे 6.7, चलो इधर लिख देते हैं 7 एसआई यूनिट। देखो मैंने बताया यूनिट किधर से निकलता है? फॉर्मूले से। ई का यूनिट थर्ड लेक्चर में पढ़ा है क्या? 3 यूनिट है, एक न्यूटन बाय कूलम है, एक वोल्ट बाय मीटर है, एक वेबर बाय मीटर स्क्वायर है, राइट। 3 यूनिट है, अगर अच्छे से पढ़ा रहेगा तो ई का यूनिट में वेबर बाय मीटर स्क्वायर लेता हूँ, थर्ड वाला यूनिट। ई का बोलो यूनिट क्या ले रहे हैं हम लोग? इधर करता हूँ वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। बोलेंगे सर कहाँ से आया? इसके लिए तुमको थर्ड लेक्चर देखना पड़ेगा, अगर नहीं देखा है तो देखो। ई का यूनिट होता है वेबर बाय मीटर स्क्वायर, थर्ड यूनिट है, इनटू एस बताओ क्या है? एरिया। पढ़ा रहेगा 10वीं तक पढ़ के आए। एरिया का यूनिट बताओ क्या रहता है? पढ़ा रहेगा ना, न्यूमेरिकल जब भी किया तो एरिया में क्या लिखते लास्ट में? स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख दूं, मीटर स्क्वायर कैंसिल, बोलो क्या बचा? वेबर, डब्ल्यू बी मतलब वेबर। तो ऐसा यूनिट फ्लक्स का क्या रहता है? वेबर। और भी यूनिट पॉसिबल है, खाली यही नहीं और भी यूनिट है, लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ वेबर बताया। समझा? ठीक है। और तुम लोग ऐसा अलग अलग यूनिट निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा? बोलो ऐसा यूनिट कैसे निकाला? हाँ डायमेंशन यहाँ से निकाला। चलो एक और तुमको चीज दिखाता हूँ, एक और देखो। ई का याद है एक और यूनिट है, ई का एक यूनिट होता है आई थिंक न्यूटन बाय कूलम, पहला यूनिट है। ई का यूनिट न्यूटन बाय कूलम भी होता है, न्यूटन बाय कूलम ई का यूनिट है। और तुमने अभी मेरे को एस का यूनिट बताया, बोलो एस का यूनिट क्या बताया तुम लोगों ने? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है? फोर्स का, राइट। कूलम मानो ना तुमको कैसा। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, इससे मैं डायमेंशन बनाएगा। देखो डायमेंशन देख लो जरा, क्या डायमेंशन है? L3 M1 T-3 A-1 ना। चलो तुमको इधर बताता हूँ। जैसे मैंने तुमको याद है वर्क डन का डायमेंशन याद कराया था, इधर किधर था? देखो वर्क डन मतलब जूल, याद है? L2 M1 T-। अभी एक और चीज याद कराता हूँ, सुनो। न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन भी याद करा दे रहे, बहुत ईजी है। किधर गया? अच्छा इधर हम लोग, हाँ ये दिख रहा है, ये किसका डायमेंशन था बताओ जरा? वर्क डन। इसमें से 2 हटाओ 1 लगाओ, बस उतना ही काम है। तो L1 M1 वही है ना? हाँ L1 M1 T-2, ये जो डायमेंशन है ना, ये न्यूटन का डायमेंशन है। न्यूटन दिख रहा है? न्यूटन मीन्स फोर्स का डायमेंशन। कूलम तुमको पहले से मालूम, बोलो कूलम क्या था? इधर ही था, देता हूँ A1 T1 ना, A1 T1 मालूम है ना? ये सिर्फ मैंने न्यूटन बाय कूलम लिखा है, राइट। न्यूटन बाय कूलम के बाद बाजू में देखो क्या है? मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर ना। अरे मीटर के लिए देखो, मीटर के लिए हम लोग L लिखते हैं, तो मीटर स्क्वायर में L2 लिखूं क्या चलेगा? L2 लिखो। अब मैं डायरेक्ट इससे वहां पे आता हूं, देखो वो बना कैसे, यहां से बना। इनटू रहेगा तो पावर प्लस करने का, 2 1 बोलो कितना हो जाएगा? 3। और ये M1 T-2 को मैं एज इट इज लिखता है, राइट। और बताओ नीचे क्या है हमारे पास? A1। समझ में आ रहा है मैथ्स? अरे इनटू था तो मैंने पावर प्लस कर दिया, L का 2 और 1 मिलके 3, और बाकी दोनों को एज इट इज लिखा, और ये नीचे वाला पार्ट एज इट इज है। डिवाइड रहेगा तो पावर माइनस होता है ना। बोलो पहले L का नीचे दिखाई दे रहा है तुमको? कुछ है नहीं, तो L3 आएगा डायरेक्ट। ये देखो L3 दिख रहा है? M1 ऊपर, नीचे M1 है क्या? तो डायरेक्ट M1 आएगा। ये देखो डायरेक्ट M1 दिख रहा है? ऊपर T क्या है? -2 है। नीचे का T1 ऊपर गया तो -1 होएगा, -2 -1, ये देखो -3 दिख रहा है? नीचे का A1 ऊपर गया तो वो देखो ये -1। समझा डायमेंशन आया कहाँ? हर एक चीज का लॉजिक, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया, साइंस में हर एक पॉइंट का लॉजिक ही आया कहाँ से। समझा? तो ये आया है इस वाले फॉर्मूले से। समझा क्या? तो लिखना है तो लिख लो। वैसे तुमको याद होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का 3 यूनिट है, एक न्यूटन बाय कूलम और दूसरा था वेबर बाय मीटर स्क्वायर था एक, और एक वोल्ट बाय मीटर भी रहता है, राइट। तो मैंने न्यूटन बाय कूलम से ये डायमेंशन निकाला है, राइट। तो अगर तुमको डायमेंशन डायरेक्ट याद रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन हर बार डायमेंशन निकालने आना चाहिए। समझा कैसा है? एकदम ईजी है।
तो आई थिंक तुमको प्रॉपरली पूरा लेक्चर समझ में आ गया रहेगा जो भी बताया था। समझा ना, बोलो। ये डायग्राम वगैरह बनाने का जरूरत नहीं है, ये जस्ट तुमको समझाने के लिए था यहाँ पे, राइट। तो याद है ना सब कुछ क्या है, फटाफट एक रिकैप मारते देखते क्या क्या पढ़ा। बताओ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, याद है ना सब कुछ, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव जाता है, वो सब कुछ हमने देखा था, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डाइपोल पढ़ा, फिर डाइपोल मोमेंट पढ़ा ना। हाँ, तो डाइपोल मोमेंट का सब फॉर्मूला वगैरह याद है तुमको, P = Q × 12 को बोलो क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ, याद है ना, पढ़ाया था। फिर मैंने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी से लाया चार्ज को एक पॉइंट पर रख दिया, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वर्क डन हुआ, 1 वोल्ट के लिए 1 जूल का वर्क डन हुआ था और 1 कूलम के चार्ज को लेके आए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा ये तुमको 2 पॉइंट नहीं समझाया ना, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर, नॉर्मली जा रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली देखो नॉर्मली जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एकदम इजी। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट यहां से बनाया, याद है ये दिख रहा है बीच में डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है, उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर नहीं देखा है तो मैथमेटिकल मेथड जो सेकंड चैप्टर का फिजिक्स है वो लेक्चर देखो जरा तो मालूम पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। पॉइंट सुनो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर का अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, यही पॉइंट देखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ही बात है, फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, देखो वही लिखा है, समझा, इजी एकदम, कुछ हार्ड वगैरह नहीं है। तो प्रॉपरली एक बार घर पे पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, इसका प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह करो घर पे। नोट, सबसे मेन नोट्स बनाओ खुद से प्रॉपरली, जो मैंने देखा है इसका अच्छे से घर पे एक नोटबुक में प्रॉपरली नोट्स बनाओ, ओके, समझा ना, थैंक यू।